देखो, आज से एग्जैक्ट 1 साल पहले एक स्मॉल कैप स्टॉक जो कि 21 रुपीज़ का था, आज की डेट में वो स्टॉक 220 रुपीज़ तक जा चुका है। मतलब 1000% का रिटर्न एक ही साल में। तो ऐसा तो क्या हुआ एक ही साल में कि इतनी मैसिव रैली आ गई। अगर यहाँ पे ठीक है, अगर ऑपरेशनल लेवल पर या फिर रेवेन्यू लेवल पर अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, तब तो फिर स्टोरी ठीक है, जेन्युइन है। बट अगर सिर्फ हेडलाइन के बेस पर अगर ये रैली आई है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी हाइप है। तो कंक्लूजन तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि नो डाउट ट्रांसफॉर्मेशन तो रियल है, बट स्टॉक ऑलरेडी बहुत एक्सट्रीम रैली दे चुका है। फ्यूचर में आने वाली जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस में ऐड हो चुकी है, और स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा है। देखो, Q4 FY26 इस कंपनी के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट एवर क्वार्टर था, जहां रेवेन्यू 112% से बढ़ा YOY, एंड प्रॉफिट 215% से इंक्रीज हुआ। इसमें मैनेजमेंट ने ऑलरेडी एक हाइपर ग्रोथ प्रेडिक्शन दिया हुआ था, ये जो रिजल्ट आया, जिसमें इन्होंने जो रेवेन्यू है वो 335 करोड़ का प्रेडिक्ट किया था, बट उसको भी बीट कर गया रेवेन्यू और 379 करोड़ तक पहुंच गया। इस मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन से पहले ये एक डॉर्मेंट फर्म थी, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं थी। 5 साल से इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3% से एंड प्रॉफिट 1% के आसपास कुछ बढ़ रहा था। सडनली ये एक्सप्लोजन आया और ये कंपनी सडनली डॉर्मेंट से सीधा डायनामिक बन गई। तो इस ग्रोथ को कैटर करने के लिए जो सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट रीजन है वो है एक्सपोर्ट ग्रोथ। ये कंपनी अफ्रीकन कंट्रीज लाइक तांजानिया, ब्राजील एंड कीनिया जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। लास्ट ईयर से वहाँ की जो गवर्नमेंट है और जो इंस्टीट्यूशनल टेंडर्स है, उनका क्यूपिड को बहुत फायदा हुआ है। स्पेशली सिर्फ साउथ अफ्रीका से क्यूपिड को एनुअली 100 करोड़ मेल कॉन्डम्स का एंड 4 करोड़ फीमेल कॉन्डम्स का ऑर्डर मिला है। और ये साइज पहले 75% थी, जो कि अब 100% हो गई है। मतलब पहले जो उनकी सप्लाई नीड थी साउथ अफ्रीका की, वो उस टोटल सप्लाई नीड का 75% क्यूपिड सप्लाई करता था, जो कि अब बढ़ करके 100% हो गया। मतलब पूरी की पूरी सप्लाई जो है वो क्यूपिड की तरफ से जा रही है। मोटा मोटा 60% इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक्सपोर्ट से होता है। तो ये जो ग्रोथ है, ये इसका मेन रीजन है इनका कॉन्डम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। बट फ्यूचर क्यों इतना ब्राइट लग रहा है, क्यों स्टॉक इतनी ज्यादा रैली दे रहा है और मैनेजमेंट इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता हूँ। क्योंकि देखो, कंपनी जो है वो आउट ऑफ द ट्रेडिशनल बिजनेस FMCG में एंटर कर रहे हैं। स्टाइल बाजार में स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन करके इन्होंने ग्राउंड लेवल पर अपने परफ्यूम्स एंड टेलकम पाउडर्स जैसे और भी कई ऐसे FMCG जो प्रोडक्ट हैं, उनको फाइनल कंज्यूमर्स तक इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। पॉइंट ये है कि नो डाउट बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो नए नए बिजनेस में एंटर करते हैं, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है ये मैटर करता है। तो ये बिजनेस इन्होंने लास्ट ईयर ही लॉन्च किया था, और आज की डेट में 24% ऑफ टोटल रेवेन्यू इनका FMCG में से कंट्रीब्यूशन आ रहा है। और शायद इसीलिए फ्यूचर जो इतना ब्राइट लग रहा है, और ये ब्राइटनेस सिर्फ इन्वेस्टर्स को ही नहीं दिख रही बल्कि मैनेजमेंट को भी दिख रही है। आप देखो, मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है, रेवेन्यू गाइडेंस, ऑलरेडी 379 करोड़ का जिन्होंने लेटेस्ट क्वार्टर का जो अभी गया उसका जो गाइडेंस दिया था उसको अब बीट कर दिया है। FY27 के लिए इन्होंने 660 करोड़ का गाइडेंस दिया, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं डबल हो जा रहा है सीधा। इवन FY28 के लिए 875 करोड़ का टारगेट सेट किया है, और FY29 के लिए 1150 करोड़ का टारगेट सेट किया है। तो यहाँ पे सपने तो बहुत अच्छे दिखाए हैं मैनेजमेंट ने, अब एग्जीक्यूट किस तरह से होता है वो आगे की स्टोरी है। देखो, यहाँ पे इस ऑप्टिमिज्म के पीछे जैसा मैंने बताया कि FMCG का एक बिजनेस है, दूसरा के इंटरनल अक्रूवल्स एंड अर्निंग इतनी स्ट्रांग हो गई है कि मैनेजमेंट के थोड़े हाथ पैर खुल से गए हैं। सो वो हैवी एक्सपांशन कर पा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इन्होंने ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग फर्म बनवाई है। लोकल यूनिट्स, मतलब जो इंडिया में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, उनमें अच्छा खासा एक्सपांशन हो रहा है। नेदरलैंड के साथ भी, जैसे साउथ अफ्रीका में इन्होंने टेंडर क्लोज किए, वैसे वहां भी किए, मल्टी ईयर टेंडर इनको मिले हैं। साउथ अफ्रीका में 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। एंड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, FMCG बाजार स्टाइल के टोटल 260 स्टोर्स है जहां पे इनकी अभी फिलहाल प्रेजेंस है। अगले 2 साल में ये जो 260 स्टोर्स हैं ये बढ़ करके 500 प्लस हो जाएंगे। तो इनकी जो प्रेजेंस है, मतलब FMCG प्रोडक्ट्स की जो प्रेजेंस है क्यूपिड की, वो भी कहीं ना कहीं डबल हो जाएगी। और FMCG में इन्होंने जो ग्रोथ हासिल की है ना कहीं ये कॉन्फिडेंस भी होना लाजमी था। बट आप अपना डिसीजन ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए ही कीजिएगा। इसके अलावा क्यूपिड को इंटरनेशनल अप्रूवल्स मिले फॉर HIV 1 and 2 एंड हेपेटाइटिस B डायग्नोस्टिक किट। ये अप्रूवल्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, इतना इजी नहीं होता, बट अगर मिल गया है तो यूरोपियन मार्केट्स एंड अफ्रीकन कंट्रीज में क्यूपिड के लिए एक सेलिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। आज लोग इसको बहुत बड़ा ग्रोथ लीवर भी मान रहे हैं, ये जो HIV एंड हेपेटाइटिस की जो डायग्नोस्टिक किट को जो अप्रूवल मिला है। बट ये ऑलरेडी बहुत ही क्राउडेड मार्केट है, लाइक कमोडिटाइज्ड है। एबॉट, कैमबायो एंड SD बायोसेंसर जैसे दिग्गज दशकों से इस सेगमेंट में बैठे हुए हैं, और क्यूपिड अभी बहुत छोटा है।
और इस मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं है, 5-1% से कुछ ये जो इंडस्ट्री है वो बढ़ रही है। और यहाँ पे कोई पेटेंट या कोई प्रोप्राइटरी गेम भी नहीं है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग एंड रेगुलेटरी एक्सेस का गेम है। इनका फ़ायदा बस इतना है कि ये सर्टिफिकेशन मिलने से यूरोपियन मार्केट में इनको एक्सेस मिल गया है। सो यहाँ कोई स्पेसिफिक मोट नहीं है, बल्कि एक डिस्ट्रीब्यूशन लेवरेज है। और अभी भी जहाँ इनका मेन बेस है, लाइक जो अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पे इनकी मेन पकड़ है, वहां पर WHO प्री क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, जो अभी तक इनको नहीं मिला है। सो ये एक रिस्क भी है। अगर हम एसोसिएटेड रिस्क की बात करें, तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस है इनका। जो मेन बिजनेस है कॉन्डम सेलिंग का, वो अफ्रीकन कंट्रीज में वहाँ की जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग है और जो गवर्नमेंट बाइंग है, वहां से इनका सेल हो रहा है। मतलब कोई ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, कोई वहां का जो लोकल्स है वो नहीं खरीद रहा है ये सब। अगर टेंडर्स बिगड़ते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस जो है वो बहुत बुरी तरह से हैम्पर हो सकता है। और वैसे भी नो डाउट इस कंपनी का बिजनेस ही कुछ इस तरीका है कि बल्क ऑर्डर्स एंड टेंडर्स पर ही ये लोग डिपेंडेंट है। इनका जो रिटेल सेल है वो उतना नहीं है। सो ये कंपनी अप्रूवल्स एंड सर्टिफिकेशन पर ही बेस्ड है। जितना ज्यादा अप्रूवल्स, उतना ज्यादा टेंडर डालने की एलिजिबिलिटी, एंड उतना ही ज्यादा बिजनेस। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। सो कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल में ही रिस्क है थोड़ा बहुत। गवर्नेंस को लेकर भी बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है यहाँ पे। सेबी ने ऑलरेडी वार्निंग लेटर इशू किया है ड्यू टू सम काइंड ऑफ नॉन डिस्क्लोजर। और कंपनी का जो पी है फिलहाल वो है 250 के पार। तो ऐसी ऊंची इमारतों को गिरने के लिए एक छोटी सी आंधी की जरूरत होती है। इतना हाई वैल्यूएशन कैसे और कब तक सस्टेन होगा? नो डाउट मैनेजमेंट ने बहुत ही अच्छा फ्यूचर दिखाया है, बट अगर जरा सा चूक के तो फिर सीधा 20-30% का तो इजीली क्रैश देखने को मिल सकता है। और ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज में हमने पास्ट में देख चुके हैं। ऑलरेडी फ्यूचर प्रेडिक्टेबल जो ग्रोथ है वो स्टॉक प्राइस में ऐड हो चुकी है। 250 प्लस का पी है, ऑलरेडी बताया मैंने। बिफोर इन्वेस्टिंग वैल्यूएशन एंगल जरूर चेक कीजिएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना ज़्यादा है कि वैल्यूएशन तो बहुत कम होना चाहिए, जो कि ठीक है। स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी की परख जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज से 1 साल पहले ये एक स्मॉल कैप स्टॉक था। सो फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड अगर इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको जनरली इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपका कोई अपना ओपिनियन हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा।